जरूर अच्छा होगा बालिके। आप कौन है साधु महाराज? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। हम साधु हैं बालिके, कहीं रुकते नहीं है और रुकते नहीं है इसलिए दिखते नहीं है। तूने भलाई का काम किया है, हम तेरी एक इच्छा तो जरूर पूरी करेंगे। बता क्या है तेरी इच्छा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आप मुझसे एक इच्छा मांगने की कह रहे हो? अरे वाह वाह! अगर आपको कुछ करना है तो मेरी बहू को ही गाय बना दीजिए। तथास्तु। बन गई? बन गई, तेरी बहू गाय बन गई, घर जाकर देख ले। दोनों आए दिन नई नई बात पर एक दूसरे से झगड़ा किया करती। एक दिन मिताली खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है और कुंती उस पर चिल्लाते हुए कहती है, हाय मार डाला रे बहू, इस आलू की सब्जी में तूने आलू ही क्यों डाले? मिर्ची की ही सब्जी बना देती ना। अरे भला खाने में इतनी मिर्ची कौन डालता है? अरे माँ जी, वैसे भी तो आपकी जुबान इतनी तीखी है, थोड़ा और तीखा खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तब चिक चिक करती रहती हो। देखो तो जरा जुबान कैसे चला रही है। तेरी माँ ने तेरी शादी ये बोलकर की थी कि हमारी बेटी तो गाय है गाय। हाँ माँ जी, गाय तो मैं हूँ, लेकिन सींग मारने वाली हूँ। मिताली ये कहकर वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और अपनी सास को चीनी तक नहीं देती। ऐसे ही दोनों की खिटपिट रोज चलती है। एक दिन कुंती मंदिर जा रही थी और उसको एक गाय नजर आती है जो कि भूख से तड़प कर आवाज लगा रही थी। और कुंती के पास आलू पूरी का प्रसाद था जो वो मंदिर में भोग लगाने लेकर जा रही थी। लगता है ये गाय भूखी है। भगवान को तो मैं प्रसाद का भोग खरीद कर चढ़ा दूंगी। ये पुड़िया इस गाय को खिला देती हूँ। कुंती ये बोलकर अपनी प्रसाद की पूरियां गाय को खिला देती है। जरूर अच्छा होगा बालिके। आप कौन है साधु महाराज? पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। हम साधु हैं बालिके, कहीं रुकते नहीं है और रुकते नहीं है इसलिए दिखते नहीं है। तूने भलाई का काम किया है, हम तेरी एक इच्छा तो जरूर पूरी करेंगे। बता क्या है तेरी इच्छा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आप मुझसे एक इच्छा मांगने की कह रहे हो? अरे वाह वाह! अगर आपको कुछ करना है तो मेरी बहू को ही गाय बना दीजिए। तथास्तु। बन गई? बन गई, तेरी बहू गाय बन गई, घर जाकर देख ले। बाबा, ना कोई रोशनी हुई ना कोई शक्ति दिखी और मेरी बहू गाय बन गई। खैर, आपको बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा बाबा, मैं मंदिर प्रसाद चढ़ाकर घर जाकर देखती हूँ कि मेरी बहू सच में गाय बनी या नहीं। अरे अरे, ऐसे कैसे जा रही है? इस साधु ने तेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसको दक्षिणा तो देती जा। निकाल 1000 रुपए, वरना तुझे श्राप दे दूंगा और तू घास बन जाएगी और तेरी गाय बहू तुझे ही खा जाएगी। नहीं बाबा नहीं। कुंती डर जाती है कि कहीं वो साधु उसको श्राप ना दे दे, जिसके बाद कुंती उसे पैसे दे देती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में पैदल चलते हुए सोचती है, अब मेरी बहू गाय जैसी बन जाएगी, मेरी सब बात मानेगी, मेरी सेवा करेगी। आहा, मजा ही आ गया अब तो। कुंती ये बोलकर घर आती है और अपनी बहू को आवाज देती है, बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कैसी बेशर्म है, इतना नहीं कि अपनी सास को एक गिलास पानी ही पूछ लूं। कुंती को अपनी बहू कहीं भी नजर नहीं आती और कुछ देर में जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसको एक बड़े सींगों वाली गाय नजर आती है। और कुंती जब जब अपनी बहू को आवाज देती, वो गाय भी आवाज मारती। हाय राम रे, जब जब मैं अपनी बहू को आवाज दे रही हूँ, एक गाय की आवाज क्यों आ रही है? कुंती ने ये बोला था कि तभी उसे साधु का आशीर्वाद याद आता है। धत तेरी की, मैंने साधु महाराज से मेरी बहू का स्वभाव गाय जैसा करने को कहा था। उन्होंने सच में मेरी बहू को गाय ही बना दिया। राम रे, अब मैं क्या करूँगी इस बड़े सींग वाली गाय का? कुंती बेचारी ये बोलती ही है कि तभी वो गाय आवाज करने लगती है और कुंती उसे अपने घर ले आती है। बहू, मेरा मतलब है गाय, मेरा मतलब बहू। गाय बहू, तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कुंती ये कहकर रसोई में जाती है और फ्रिज में रखी हुई पालक लेकर हॉल में आती है। वो आकर देखती है तो उस गाय ने जगह जगह गोबर कर दिया था। ये क्या कर दिया मेरी बड़ी सींग वाली बहू ने? अब इसका ये गुड़ गोबर मुझे साफ करना पड़ेगा। कहीं इसको मैंने कुछ बोला तो ये सींग उठाकर मार न दे। कुंती अब अपनी एक साड़ी लाकर उस गाय को चेयर से बांध देती है और गोबर को साफ करने लगती है। और कुछ देर के बाद जब शाम होती है
तो कुंती को और चिंता सताने लगती है। हाय राम रे, मेरी बहू गाय बन गई, वो भी बड़े सींग वाली। अब मैं मेरे बेटे को क्या जवाब दूंगी? हाय राम। बहू सुन मेरी बात, तू ठीक हो जा। अब मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी और तेरी सब बात मानूंगी। कुंती ये बोलकर रोने लगती है। तभी अचानक गाय की रस्सी खुल जाती है और वो कुंती के पास आने लगती है और कुंती डर के मारे भागते भागते घर से बाहर जाती है और उसकी टक्कर अपने बेटे आदि से हो जाती है, जो कि काम से वापस आ रहा था। वो अपनी माँ को घबराया हुआ देखता है। क्या बात है माँ, आपके चेहरे पे इतनी घबराहट क्यों है? सब ठीक तो है ना? सब बर्बाद हो गया बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने एक साधु से आशीर्वाद मांगा कि मेरी बहू गाय जैसी हो जाए। वो सच में गाय बन गई, वो भी बड़े सींग वाली गाय। हाय राम रे, मैं क्या करूं? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। ओहो माँ, किन पुराने जमाने के विचारों में जी रही हो आप। अरे कोई साधु आएगा, आशीर्वाद देगा और आपकी बहू गाय बन जाएगी? अरे ऐसा नहीं होता है माँ। रुको, मैं चल के देखता हूँ। आदि और कुंती अब डरते हुए घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो गाय अभी भी घर में पूंछ हिला रही थी। आदि उसके गले की रस्सी पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। ये क्या कर रहा है बेटा? बहू का मंगलसूत्र टूट जाएगा। माँ कैसी बातें करती रहती हो आप भी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, साधु ने मिताली को बड़ी सींग वाली गाय बना दिया। लेकिन माँ, इसके गले में जो रस्सी है ये क्या है? ये मंगलसूत्र तो नहीं है ना? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया माँ? कुंती ये सुन मुंह बना लेती है और आदि गाय को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उनकी पड़ोसन रज्जो वही मोहल्ले में खड़ी रो रही थी और उसकी नजर गाय पर जाती है। अरे झुमरी, तू यहाँ? अच्छा हुआ कुंती बहन, ये तुम्हारे पास मिल गई। मैं तो इसे दिन से ही तलाश कर कर के परेशान हो गई थी। ये मेरे भाई रामफल ने गांव से भिजवाई है मेरे लिए। सुंदर है ना? क्यों झूठ बोल रही है रज्जो बहन? ये मेरी बहू है, मिताली बहू। देख, अभी जवाब देगी मिताली बहू। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमरे बुलाने पर भी जवाब देगी। झुमरी, अरे ओ झुमरी। रज्जो ये कहकर गाय को ले जाने लगती है और ये सब देखकर कुंती को बुरा लगता है और वो रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है। हाय राम रे, तू मान क्यों नहीं रहा है आदि? वो मेरी ही बहू है। कोई रोको रज्जो को, मेरी बहू को ले गई। बहू चोर, पड़ोसन को कोई रोको। कुंती ये बोलकर रोते हुए बेहोश हो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने आदि और मिताली को देखती है और दोनों को देखकर वो हैरान रह जाती है। बहू तू आ गई? साधु बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मेरी बहू को वापस बड़े सींग वाली गाय से इंसान बना दिया। माँ, आपको शुक्रिया जिसको भी कहना हो ना कह देना, लेकिन सबसे पहले अपनी बहू की बात तो सुन लो कि वो कहाँ थी। माँ जी, मैं किसी साधु के गाय बनाने से गाय नहीं बनी थी, बल्कि मेरी माँ का कॉल आया था। वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, इसलिए मैं बस जल्दी से उनसे मिलने चली गई थी। आपके पास मोबाइल नहीं है जो आपको बताती। मैंने आदि को बता दिया था। यहाँ आई तो आदि जी ने बताया कि आप मुझे कोई बड़े सींग वाली गाय समझ रही थी। कुंती अब बताती है कि जब वो मंदिर जा रही थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ और ये सब सुनकर आदि कहता है, माँ मैं क्या करूँ आपका? आपने किसी धोखेबाज साधु को 1000 रुपए दे दिए और आपको लगा कि आपकी बहू गाय बन जाएगी। अरे माँ, मान लिया इसकी हरकत गाय वाली है और ये बिना बात के एक सींग मारती रहती है किसी को भी, लेकिन ये इंसान है माँ। जिसके बाद कुंती को समझ आता है कि साधु ने उसको ठग लिया है और सच में उसकी बहू गाय नहीं बनी थी। जिसके बाद सबसे पहले वो अपनी पड़ोसन रज्जो से बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और उसके बाद साधु को पकड़वाकर ठगी के इल्जाम में जेल करवाती है, ताकि वो फिर कभी ऐसी भोली भाली औरतों को ना ठग पाए। और रही मिताली और कुंती के सास बहू के रिश्ते की बात, तो वो तो हमेशा की तरह ऐसे ही हंसते कभी रोते। संजना अपने बॉयफ्रेंड नमन से बहुत गुस्सा होती है और उससे बात तक नहीं करती। नमन उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है। नमन को अपने घर देखकर संजना कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी माँ ने देख लिया ना तो हम दोनों ही गए। तुम मान नहीं रही थी, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए, तुम कॉल भी नहीं उठा रही थी, तो तुम ही बताओ मैं क्या करता? अरे मुझे तुमसे बात करनी थी तो मैं सीधा तुम्हारे घर आ गया। सीधा घर आ गया? अरे तुम पागल हो क्या, या तुम्हें कुछ समझना ही नहीं है? देखो मेरी माँ वैसे ही बहुत सख्त मिजाज की है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगी। इससे पहले माँ कमरे से बाहर आए, तुम यहाँ से निकलो। मुझे कोई सीन नहीं चाहिए यहाँ। संजना शांत हो जाओ तुम, मैं यहाँ जरूर आया हूँ,
लेकिन दिमाग लगा के आया हूँ। मैं आज सुबह से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था और तुम्हारी माँ के जाने का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारी माँ कहीं बाहर जाए, और तुम्हारी माँ तुम्हारी पड़ोसन के साथ कहीं बाहर गई है, तो मैं आ गया। बच गई। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। यार संजना, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अरे मुझे भी बुरा लगता है, मेरे अंदर भी दिल है, समझो ना कुछ। हाँ, मैं तो बच्ची हूँ ना। अरे मैंने तुमसे हमारी शादी के बारे में बात की तो क्या बुरा कर दिया था? और अगर तुम्हें बुरा लग रहा था तो इसका मतलब साफ है कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते हो। ऐसा नहीं है संजना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझो। घर पे मेरी 2 बहनें बैठी है और भाई अपना घर बसा ले, ये अच्छा थोड़ी लगता है। मेरी बहनों की शादी हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे ना। मैं जरूर करूंगा तुमसे शादी, लेकिन तब तक तुम समय दे दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें अब एक दिन का भी समय नहीं दे रही हूँ। अरे हमारे प्यार का मजाक बना दिया है तुमने। बस बोलते हो कि प्यार करते हो, लेकिन जब मैं शादी की बोल दूं तो बहाना बना लेते हो। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हुई नहीं अब तक। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारी बहनों की शादी नहीं हुई है तो तुम मुझे घर पर कुंवारी क्यों बिठा रहे हो? मेरी माँ मेरे लिए लड़के देख रही है और अब तो मैंने भी हामी भर दी। अच्छा लड़का मिलते ही शादी हो जाएगी मेरी, तो इसीलिए अब तुम खुद पर और अपनी बहनों पर ही ध्यान दो, मुझे भूल जाओ। संजना इतना कहकर नमन को घर से बाहर निकाल देती है। नमन को संजना की ये सब बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो संजना से बहुत प्यार करता था, इसलिए संजना की बात मान जाता है और सबसे छुपकर वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी का पता जब संजना की माँ को लगता है तो वो संजना को घर से बाहर निकाल देती है। तो नमन संजना को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ नीलम, बड़ी बहन ज्योति, छोटी बहन पूजा से मिलवाते हुए वो बोलता है, माँ, ये संजना है आपकी बहू, हम दोनों ने शादी कर ली है। नमन की बात सुनकर उसकी माँ नीलम वहीं बेहोश होकर गिर जाती है और अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद नमन के ऊपर ही अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब संजना भी नमन को अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठाने से मना नहीं करती है। एक दिन ज्योति और पूजा दोनों पढ़ रही होती हैं, तो संजना आती है और उन दोनों से कहती है, ज्योति, पूजा, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, लेकिन बस मैंने खाना नहीं बनाया है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तुम दोनों मिलकर खाना बना लो ना। मैं नहीं बनाने वाली कुछ। अरे आपके आते ही मेरी माँ चल बसी और अब आप ये चाहती हो, हम दोनों का फायदा उठा रही हो, हम दोनों को नौकरानी बनाना चाहती हो। अगर आप ऐसा कुछ सोच रही हो तो बहुत गलत सोच रही हो, क्योंकि हम किसी की सुनते नहीं हैं। और रही बात आपकी, तो आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि आपकी वजह से हमारी माँ चल बसी। सच में मेरी वजह से माँ जी की जान नहीं गई है। भाई की वजह से हम दोनों चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सच जानते नहीं हैं। अरे जब आपने इस घर में कदम रखा था उसी समय मेरी माँ चल बसी। आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। ना ही आप इस घर में आती और ना ही हमारी माँ हमें छोड़कर जाती। ज्योति और पूजा दोनों ही संजना को बहुत सुनाने लग जाती हैं। तभी वहाँ नमन आता है और उन दोनों की बात सुन लेता है, और उन दोनों की बातें सुनकर नमन को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों में जरा सी शर्म बची है कि नहीं बची है? अरे कोई अपनी भाभी से ऐसे बात करता है क्या? भैया आप भी हमें ही बोल रहे हो। अरे सच तो आपको भी पता है ना, जिस दिन इन्होंने हमारे घर में कदम रखा उसी दिन हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। बस 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 करो तुम दोनों, क्यों पीछे पड़ी रहती हो इसके? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था कि माँ का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो कंट्रोल में नहीं आया। इसी के कारण माँ हमारे बीच में नहीं है। लेकिन तुम दोनों को पता नहीं कौन सी दुश्मनी है संजना से, हर बात में उसको सुनाने लग जाती हो। अब और कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? नमन अपनी दोनों बहनों पर बहुत गुस्सा करता है, जिसकी वजह से वो दोनों चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं करती। कुछ दिनों बाद संजना पूरे घर की सफाई कर रही होती है और तभी उसके हाथ में ज्योति पूजा के कुछ कागज मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उन दोनों को गोद लिया हुआ था। संजना बहुत हैरान हो जाती है और वो कागज लेकर नमन के पास जाती है और कहती है, नमन, मेरी दोनों नंदी गोद ली हुई हैं। तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है? तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे ज्योति और पूजा दोनों मेरी सगी बहनें हैं। शायद तुम्हें पता नहीं या फिर माँ जी ने ही तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन इन कागज में साफ साफ लिखा है कि माँ जी ने मेरी दोनों नंदों को गोद लिया था। उनकी सगी बेटियां है ही नहीं।
माँ ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? शायद माँ जी नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले और भाई बहनों के बीच में दरार आए। लेकिन नमन, मुझे मेरी गोद ली हुई दोनों नंदों से कोई एतराज नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर अब भी हम पहले की तरह रहें, क्योंकि उन्हें भी तो इस बारे में कुछ नहीं पता होगा ना। तुम सही कह रही हो संजना, हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। नमन और संजना इस बात को छुपा लेते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते। कुछ दिनों बाद संजना ने पोंछा लगाया होता है और तभी वहाँ ज्योति आती है और उसका पैर फिसल जाता है। ज्योति जमीन पर गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। भाभी, आपको कोई अकल वकल है या नहीं? यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं और आप हैं कि आपने यहाँ पोछा लगा दिया। आपकी वजह से मैं यहाँ गिर गई। मेरी वजह से कैसे गिरी ज्योति तुम? अरे तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना। इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ फर्श गंदा था तो मैंने तो बस इसलिए साफ किया, पोछा लगाया था बस। रहने दो भाभी, मुझे पता है आपको हम दोनों ननद अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आप जानबूझकर हमें परेशान करती रहती हैं ना। पहले हमारी माँ को खा गई और अब हमें मारना चाहती है। ज्योति अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की हद पार कर चुकी थी और बहुत खरी खोटी सुनाने लग जाती। पूजा भी वहाँ जाती है और ज्योति का साथ देने लगती है। दोनों ननद मिलकर संजना को सुनाई जा रही थी। तभी वहाँ नमन आता है और ये सब देखकर वो कहता है, बस करो तुम दोनों। अरे शर्म है कि नहीं है तुम दोनों के अंदर? भाभी को तब से परेशान किए जा रही हो। अरे तुम दोनों को दिखाई नहीं देता क्या कि संजना तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करती है? किया तो वाकई बहुत कुछ है। हमसे हमारी माँ जो छीन ली। अरे आप ऐसी औरत को घर में रख भी कैसे सकते हो? इन्हें तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वो भी धक्के मारकर। घर से बाहर अगर जाना है तो इसको नहीं, तुम दोनों को जाना चाहिए। तुम दोनों मेरी सगी बहनें नहीं हो, गोद ली हुई हो। माँ ने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ के कमरे में कागजात थे जिसमें साफ साफ लिखा था कि तुम दोनों गोद ली हुई हो। वो तो संजना का बड़प्पन था कि इसने वो देखने के बाद भी मुझे भी रोका और खुद भी कुछ नहीं बताया तुम्हें, और तुम्हें सगी ननद से ज्यादा प्यार किया। नमन की बातें सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर दोनों अपनी भाभी से माफी भी मांगती है, जिसके बाद सब प्यार से एक परिवार की तरह रहते हैं। सुषमा हॉल में बैठी अपनी बहू का आवाज लगा रही होती है और सीमा भी अपनी सास की आवाज सुनकर हॉल में आती है। बहू, चाय नहीं बनी क्या अब तक? माँ जी, चाय तो चढ़ा रखी है, सोच रही हूँ आलू प्याज के पराठे बना दूं चाय के साथ। नहीं बहू, मुझ पर थोड़ा रहम कर दे। प्याज आलू के पराठे खाकर मेरे पेट में गैस बन गई है। अगर कोई खाली सिलेंडर भी भरा तो भी मेरे पेट की गैस खत्म ना हो। तूने मुझे आलू प्याज के पराठे इतने खिला दिए हैं, हालत खराब कर दी। ठीक है माँ जी, फिर तो आप सिर्फ चाय ही पी लीजिए। हाँ हाँ, बस एक कप चाय दे दे। और ये आलू प्याज की रोटी कब तक बनती रहेगी? माँ जी, अब आपको नहीं पसंद तो मैं तो खाना नहीं छोड़ सकती ना। सुषमा अपनी बहू के आलू प्याज के पराठों से बहुत परेशान थी। हर दिन सीमा आलू प्याज के पराठे बनाती थी और खाती भी थी, लेकिन कुछ दिन तक तो सुषमा भी आलू प्याज पराठा खाती है। या तो उसके पेट में गड़बड़ रहती या उसे गैस हो जाती, जिस वजह से वो अपनी बहू का फेवरेट प्याज आलू पराठा खाना छोड़ देती है। एक रोज सीमा अपने देवर राजू के लिए लड़की देखने जाती है। जी आंटी जी, लड़की कहीं दिख नहीं रही। अरे वो आ रही है बेटा, तब तक तुम समोसे और जलेबी तो खाओ। मुझे जो पसंद है वो तो यहाँ है ही नहीं, तो भला मैं ये सब क्या ही खाऊंगी। अच्छा वैसे क्या पसंद है तुम्हें? मैं अभी मंगवा देती हूँ। अरे बहन जी, आप इसकी बातों को कहाँ ही सुन रही हैं? छोड़िए इसे, आप लड़की को बुलाइए। हाँ हाँ बहन जी, हम तो घर से ही खाकर चले हैं, बस लड़की देख ले, बात विचार हो जाए, इतना ही। सीमा को उसकी सास चुप तो करा देती है, लेकिन वो समोसों और जलेबियों को देखकर यही सोचने में लगी होती है कि आखिर इसकी जगह आलू प्याज के पराठे होते तो कितना मजा आता। लेकिन बेचारी मुंह लटकाए बैठी होती है। तभी लड़की का आना होता है और सुषमा अपनी होने वाली बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे अरे, मेरी होने वाली बहू तो लाखों में एक है। कितनी सुंदर लड़की है। बहन जी, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। हाँ हाँ सुषमा, लड़की तो बहुत सुंदर है, एकदम परी जैसी लग रही है। बैठो भी बेटी, खड़ी क्यों हो? क्या नाम है? खाना पीना बनाना तो जानती हो ना, और घर की जिम्मेदारियां संभाल लोगी ना? जी कोमल नाम है मेरा, और खाना पीना सब अच्छे से बनाना आता है। और रही बात घर की जिम्मेदारी की, वो भी मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। अरे बस बहू, तू ही बनेगी अब तो मेरे घर की छोटी बहू। बहन जी, ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है।
बाकी अब आप देख लीजिए। नहीं, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर रही हैं आप, वो भी अपना गुण मिलाकर। आखिर मैं भी आपके घर का हिस्सा हूँ, मुझे भी लड़की से कुछ सवाल करने हैं, उसके बाद ही मैं रिश्ते को मंजूरी दे पाऊंगी। अरे सुषमा, इसे तू क्यों ही लेकर आई है? बीच बीच में इसे दौरे पड़ रहे हैं, तू देख रही है ना? हाँ, देख ही रही हूँ। बहू, तुझे क्या पूछना है? हमें जो पूछना था हमने पूछ लिया। अगर तुझे भी कुछ पूछना है तो पूछ ले। अच्छा, तो मेरी होने वाली देवरानी जी, खाने में आपको दाल चावल सब्जी रोटी बनाने तो आसानी से आता होगा, लेकिन क्या आप आलू प्याज का पराठा बनाना जानती हैं? वो तो इसका फेवरेट है, उसके बिना तो ये रह नहीं पाती। क्यों कोमल? क्या ये भी आलू प्याज के पराठे के बिना नहीं रह पाती है? बेड़ा गर्क, सत्यानाश। किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ किया। बहन जी, ऐसा है, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको जो भी कहा आप उसे भूल जाइए। हमें नहीं चाहिए आलू प्याज के पराठे खाने वाली बहू। पहले से ही मैं एक बहू से इतनी परेशान हूँ, अभी से अपने घर की बहू बनाकर मैं आलू प्याज के पराठे का भंडारा नहीं करवा सकती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बहन जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे आंटी जी, इन्हें जो कहना है वो कहने दीजिए। अब तो इस रिश्ते को कोई भी तोड़वा नहीं सकता। देवर जी को कोमल पसंद आ चुकी है, बस हमें तो कोमल को सामने से देखकर तसल्ली करनी थी। बहू, नहीं नहीं, मैं ये शादी होने ही नहीं दे सकती। मैं भी देखती हूँ तू क्या कर सकते इस रिश्ते को हाँ करवाने के लिए। नमस्ते बहन जी, चलते हैं। लेकिन क्या हुआ? क्यों नहीं हो सकती मेरी बेटी की शादी? इसलिए क्योंकि जो आपकी बेटी का फेवरेट है वो सुषमा को पसंद नहीं, वही खाकर तो वो पाद मारती रहती है। देखा, अभी भी बदबू फैला कर गई है। अब सुषमा घर आती है और अपनी बहू को खूब सुनाती है, लेकिन सीमा ने भी मन बना लिया था कि एक से भले दो, ताकि अगर कभी उसने आलू प्याज के पराठे नहीं बनाए तो उसकी देवरानी ने बनाएगी ही। लेकिन सुषमा भी अपनी बातों पर अड़ी रहती है और ऐसे ही करते करते इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। और एक रोज सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी या मैं बात चलाऊं? मैं राजू के लिए दूसरी लड़की देख रही हूँ, लेकिन उस लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करके उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती। तू समझ गई बहू? माँ जी, आप उससे इसलिए रिश्ता नहीं कर रही क्योंकि उसे भी मेरी तरह आलू प्याज के पराठे पसंद है। ये भी भला कोई बात होती है क्या? तू अपनी कोशिश जारी रख, मैं भी अपनी कोशिश को जारी रखूंगी। ठीक है माँ जी, लगी शर्त। अगर आपने इस रिश्ते को होने से रुकवा दिया तो मैं भी घर में आलू प्याज का पराठा बनाना बंद कर दूंगी। लेकिन अगर मैंने ये रिश्ता पक्का करवा दिया और शादी हो गई तो आप मेरे आलू प्याज के पराठे को लेकर घर में कोई कलेश नहीं करेंगी। ठीक है, तू कोशिश तो कर, मैं भी देख रही हूँ कि तू आके मुझसे जीतती कैसे है। सीमा अपनी सास को तो चैलेंज कर चुकी थी, लेकिन उसके पराठे की बात थी तो वो अपने देवर की शादी कोमल से किसी भी हाल में करवाना चाहती थी और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अब देर रात सीमा अपने देवर के कमरे में जाती है और अपने देवर से कहती है, देवर जी, लड़की तो बहुत सुंदर है, आप कहो तो नंबर निकलवा दूं? भाभी, आप भी ना बहुत मजाक करती हो। वैसे भी तो माँ वो रिश्ता मना कर आई। अरे देवर जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। आप एक बार कहो तो मैं यूं ही लड़की को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दूंगी। सच क्या भाभी? भाभी सुनो ना, कोमल मुझे बहुत पसंद है, आप माँ जी को मना लो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं माँ जी को ना भी मना पाई तो अब तो कोमल आपकी ही है। भाभी आप ग्रेट हो, कोमल तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। ठीक है, बस जैसे मैं कहती हूँ बस आप वैसा कीजिए। और नंबर भेजा है आपको। सच क्या? भाभी सीमा तो अपना काम कर देती है राजू को कोमल का नंबर देकर। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज सुषमा अपनी बहू को कहती है, बहू, क्या हुआ कोमल को? तूने से घर की बहू बनाने के बारे में क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ, हार नहीं मानने वाली। हाँ, देखती हूँ कौन हारता है और कौन जीतता है। जहाँ सुषमा एक तरफ राजू के लिए दूसरी लड़की तलाश रही थी, वहीं राजू कोमल से बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था। और होता भी कुछ ऐसा ही है। राजू अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी भाभी की मौजूदगी में कोमल से मंदिर में शादी करके कोमल को घर ले आता है। अब सीमा भी अपनी देवरानी की आरती उतारती है और उसे घर में लेकर आती है। लेकिन जब सुषमा शोर सुनकर हॉल में आती है तो वो बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। हे, ये क्या हुआ? अब
राजू तूने कोमल से शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे? माँ, मुझे कोमल बहुत पसंद है और ये मेरी सारी जिंदगी का सवाल था। आज या कल आप किसी ना किसी से मेरी शादी कराती ही तो मैंने भी अपनी पसंद की लड़की की शादी कर ली। ना ना ना, ये तू नहीं बोल रहा है, ये सब तो तेरी प्यारी भाभी बोल रही है। क्यों बहू, क्या भरा तूने मेरे बेटे के कान में जो उसने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली? माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। कोमल मुझे पसंद थी और कोमल को मैं, बस इतनी सी बात है। आप इस बात को बढ़ाओ मत। सुषमा अपनी बहू की होशियारी पर हैरान थी। जब वो कुछ नहीं कर पाई तो उसने राजू को सीधा कोमल से बात करवा दिया और उसके बाद जो भी दोनों के बीच बातें हुई हैं, प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों ने शादी कर ली और सुषमा भी अपनी बहू के आगे हार मान जाती है। सुषमा की बहू सीमा काफी समय से अपने ससुर को नोटिस कर रही थी कि वो जब भी देखता तो उसकी आंखें फड़क रही होती हैं। एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। वहीं सुषमा सोफे पर बैठी होती है और सीमा का ससुर लाल बहादुर कुर्सी पर बैठा होता है, जो कि विमला को निहार रहा होता है। अरे सुषमा, कई दिनों से तू घूमने नहीं आ रही थी, बस इसीलिए तुझे पूछने चली आई कि तेरी तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ, मेरी तबीयत अच्छी भली है। सुषमा और विमला बातें कर ही रही होती है कि तभी हॉल में सीमा का आना होता है और सीमा की नजर अपने ससुर लाल बहादुर पर जाती है, जो विमला को देख रहा होता है और विमला भी लाल बहादुर को देख रही होती है। लेकिन तभी सीमा देखती है कि उसके ससुर की आंख फड़क रही है। सुषमा, लगता है तूने अपने पति की तबीयत पानी का ध्यान नहीं रखा। आजकल तेरा पति कुछ ज्यादा ही मनचला होता जा रहा है। अरे अब क्या कर दिया इस बुढ़े ने, इससे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे मैंने क्या किया है? मैं तो यहाँ बैठकर तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। अरे विमला, तुझे पता भी है कल पान वाली की पत्नी को छेड़ कर आया है और उसने भी इसकी खूब धुनाई की। मैंने भी छोड़ दिया, हरकतें ही इसकी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मुझे भी कांता से पता चला कि तेरे बुढ़े ने उसको आंख मारी थी। अरे भाई साहब, इस उम्र में ऐसी हरकतें करना अच्छा लगता है क्या? आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? अरे मुझे बदनाम करके रखा हुआ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी वैसी बात नहीं है, आपने अभी मुझे भी तो आंख मारी, बहू ने भी देखा है। क्यों बहू? अरे वो सब तो ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन ये भाई साहब मत बोला करो। तुम चुपचाप यहाँ से उठकर जाते हो या पिट कर मानोगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर लाल बहादुर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके जाते ही विमला सुषमा से कहती है, देख सुषमा, तुझसे मेरी अच्छी खासी बनती है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। तेरा बुढ़ा मुझे हर वक्त लाइन मारता है, किसी दिन पिटवा दूंगी इसको। अरे नहीं नहीं, इस बुढ़े को तो मैं ही सुधारूंगी। एक जगह से नहीं, जगह जगह से इसकी शिकायतें आ गई हैं। माँ जी, मैंने ना अभी अभी देखा है इन्हें विमला काकी को आंख मारते हुए। ये हरकतें पापा जी बिल्कुल अच्छी नहीं करते हैं। बहू, तू बुढ़े पर ध्यान रख और तुझे लगे कि ये बुढ़ा इधर उधर टाइम पास कर रहा है तो मुझे बता दियो। ठीक है माँ जी, अब आपने कह दिया तो पापा जी पर ध्यान रखूंगी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब तक लाल बहादुर की मोहल्ले की औरतों ने कई बार शिकायतें लगा दी थी, लेकिन सुषमा का पति सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। एक रोज सुषमा और विमला बाजार जाते हैं। विमला बाजार से सामान ले रही होती है, तभी विमला की नजर सुषमा के पति लाल बहादुर पर पड़ती है। अरे सुषमा, आजकल तेरा बुढ़ा नजर नहीं आता, कहाँ रहता है? अरे पूरे दिन तो मोहल्ले में घूमता रहता है, आज भी होगा कहीं बैठा हुआ, गप्पे मार रहा होगा। गप्पे नहीं मार रहा है, लेकिन औरतों को जरूर छेड़ रहा होगा। वो देख कैसे औरतों को घूर रहा है, आज तो ये पिटकर ही घर जाएगा। अरे तू भी मेरे बुढ़े के पीछे पड़ी रहती है, तुझे यहाँ भरे बाजार में मेरा बुढ़ा ही कहाँ से नजर आ गया? अरे वो देख कैसे हंस हंस कर बात कर रहा है और देख उसे आंख भी मार रहा है। अरे मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा मेरा बुढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी नजर मेरे बुढ़े पर ही रहती है 24 घंटे। अरे तेरे बुढ़े को तो गली का कुत्ता भी भाव नहीं देता है। अरे बस भी कर, इतना भी क्या मेरे बुढ़े से गिला शिकवा? अभी बता कहाँ है वह, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे वो देख कैसे हंस हंस कर बात कर रहा है, चल उसकी अच्छे से खबर लेते हैं। अब विमला और सुषमा उस सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं और लाल बहादुर के पीछे खड़े हो जाते हैं। लाल बहादुर सब्जी वाली से बातें कर रहा होता है और सब्जी वाली भी विमला और सुषमा दोनों से अनजान थी। अरे तुम्हारा घर आसपास है क्या?
अरे मेरा घर तो यहीं पास वाले मोहल्ले में है। अगर सब्जी ना बिके ना तो मेरा नंबर ले लो, फोन कर देना। मेरी सब्जी में कीड़े नहीं लगे हैं जो सब्जी नहीं बिकेगी, और तुझे मैं क्यों फोन करूं कल मुँहे कहीं के। अरे तुम तो गुस्सा हो रही हो, कुछ ठंडा मंगाऊं क्या तुम्हारे लिए? तुझे मैं कब से कह रही हूँ कि यहाँ से चले जा। एक तो जा नहीं रहा, ऊपर से आँख मार रहा है। अगर अब की बार आँख मारी तो भरे ही बाजार में सबसे पिटवा दूंगी। अरे तुम तो बेवजह गुस्सा हो रही हो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब जैसे ही लाल बहादुर पीछे मुड़ता है तो उसे उसकी पड़ोसन विमला और पत्नी सुषमा खड़ी हुई दिखती हैं, जिसे देखकर लाल बहादुर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बिमला, सुषमा तुम भी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और कब से खड़ी हो, जरा मुझे तो बताओ। और तुम दोनों क्या मेरी जासूसी कर रही हो? जासूसी करने वाले काम तो नहीं कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मुझे तुम पर ध्यान रखना पड़ रहा है। हम तो यहाँ सब्जी लेने आए थे, लेकिन विमला की नजर तुम पर चली गई। अरे बहन, तुम्हारा पति है क्या ये? अरे एक नंबर का छिछोरा है, कब से मुझे आँख मारे जा रहा है। वो तो धंधे का समय है, जो मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। अरे बहन, एक बार सीटी बजाओ और पिटवा दो इसे। मैं तो यही कहूँगी कि बिना पिटे इसकी आँख मारने की आदत नहीं जाने वाली है। ये तुम सही कह रही हो। अरे भाई लोग, देख रहे हो इसे? ये कब से मुझे आँख मार रहा है और छेड़ भी रहा है। इतना सुनते ही बाजार में मौजूद लोग लाल बहादुर को पीटने लगते हैं। सुषमा और विमला भी साइड हो जाती है। सुषमा अपने पति को पिटता हुआ देख रही होती है, वहीं लाल बहादुर अपनी पत्नी को खुद को बचाने के लिए गुहार लगा रहा होता है। अरे कैसी पत्नी हो, अरे बचा लो, अरे मार रहे हैं ये लोग मुझे, अरे थोड़ा तो बचा लो। अरे भाई साहब, मत छोड़ना इसे, ये रोज मुझे आते जाते छेड़ता है। और हाँ, ये मेरा ही पति है। इतना मारो कि अगली बार किसी को कुछ बोलने या आंख मारने से पहले 1000 बार सोचे। अरे बचा लो मुझे, गलती हो गई। अरे किसी और को भी नहीं देखूंगा मैं। अरे छोड़ दो, तुम कहो तो तुम्हें भी देखना छोड़ दूं। अरे सुषमा, तुम्हारा पति हूँ, बचा लो। अरे विधवा हो जाओगी। अबे ओ, ज्यादा मारेगा तो दतिया काट लेंगे। अरे जब इतना कह रहा है तो बचा ले। इस बेचारे को देखकर तो मुझे भी तरस आने लगा, लेकिन अगली बार तेरे पति ने मुझे आँख मारी या फिर कुछ बोला तो इस चप्पल से ही मारूंगी। अरे तुमको चप्पल से मारना है, जूतों से मारना है, झाड़ू से मारना है, जिससे भी मारना हो मार लेना, लेकिन अभी बचा लो। अभी मेरी जान चली जाएगी तो कैसे मारोगी? बाजार में मौजूद भीड़ लाल बहादुर को खूब मारती है, लेकिन समय रहते ही सुषमा और विमला लाल बहादुर को ज्यादा पिटने से बचा लेते हैं और लड़खड़ाते हालत में भी उसको घर लेकर आते हैं। अब लाल बहादुर की बहू सीमा अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर अपनी सास सुषमा से कहती है, अरे माँ जी, ये पापा जी को कुत्तों की तरह किसने मारा है? अरे तेरे ससुर जी को भरे बाजार में सब्जी वाली ने जो पिटवाया है कि लोगों ने इसे कुत्ते की तरह मारा है। अगर ये बात तू अपने ससुर जी से पूछ ले तो ज्यादा मजा आएगा। बेचारा जान की भीख मांग रहा था। इस बुढ़े को भी मैंने आखिरी बार मौका दिया है। अगर अब की बार इसने ऐसी वैसी हरकत की तो मैं खुद ही मोहल्ले के लोगों से इसे पिटवा दूंगी, या मदर इंडिया की तरह बीवी इंडिया बनकर इसे तोप से उड़ा दूंगी। सही कह रही है तू। अगर अब की बार इसने ऐसी हरकत करी तो इसे पिटवा ही देंगे। अरे तुम लोग हो या दुश्मन हो? अरे हड्डी पसली सब तुड़वा दी। अरे इतना कौन पीटता है यार? अरे मर गया रे। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मिलके पिटवाया है ना, कितनी बुरी हालत कर दी मेरी। अब भले बाजार में कैसे जाऊंगा, कैसे किसी को देखूंगा? नहीं देखूंगा किसी को। अब तो चलने उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसी हरकतें हैं उस हिसाब से तो तुम्हें मार मार कर वो लोग अस्पताल पहुंचा देते। वो तो भला हो मेरा और विमला का जिसने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी हरकतों को तो देखकर मन नहीं था कि आज तुम्हें मैं उन लोगों से बचाऊं। बिल्कुल सही कहा सुषमा। और देख नहीं रही थी कैसे सब्जी वाले को छेड़ रहा था। अरे अब की बार तो इसे इतना मारा है ना कि अब तो ये किसी के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? भरे बाजार में पिटने के बाद लाल बहादुर की आंख मारने वाली आदत चली तो जाती है, लेकिन वो छिछोरापंती नहीं छोड़ता है। ये कहानी है शांति। शांति का जैसा नाम था उसका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा था।
वो अपने इकलौते बेटे विकास के साथ रहा करती थी। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे ही शाम को विकास अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए घर आता है और अपनी माँ का मुंह मीठा करते हुए उससे कहता है, माँ 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 माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे लेकिन विकास, हुआ क्या? ये मिठाई किस खुशी में? माँ आपको पता है आज ना मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे अब तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। बेटा तू मुझे कुछ मत दे, मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी नौकरी लग गई। इस तरह शांति अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ शांति अब विकास की शादी के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इससे पहले वो विकास से बात करना चाहती थी। और ऐसी एक दिन शांति विकास के साथ बैठकर उससे बातें कर रही थी। तभी वो बातों ही बातों में विकास को बोलती है, विकास, मैं क्या सोच रही थी कि अब तू बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं तेरे हाथ पीले कर दूं? वो माँ वो माँ मेरी उम्र ही क्या है, अभी शादी करने की क्या ही जरूरत है। बेटा तू 27 साल का हो गया है और तू कह रहा है कि तेरी शादी की उम्र नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए जिंदा रहते मैं तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ। अगर तू किसी को पसंद करता है तो तू मुझे बता सकता है, मैं तेरी पसंद की रिस्पेक्ट करूंगी। इसलिए अगर तूने किसी को भी पसंद किया है तो तू मुझे साफ साफ बता दे, मैं कभी उसे रिजेक्ट नहीं करूंगी। माँ वो क्या है ना, मैंने वो हाँ मैं सुन रही हूँ, घबरा मत, बता दे मुझे कौन है, क्योंकि तेरे हिचकिचाहट देखकर मुझे इतना तो पता चल ही गया कि तू किसी से तो बात करता है। अब बता जल्दी, कौन है वो? माँ उसका नाम आरवी है। आरवी? ये तो बड़ा ही अलग और प्यारा नाम है। हो ना हो, जिस तरह उसका नाम अलग है, ठीक वैसे ही वो भी अलग होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? माँ वो प्यारी तो बहुत है, लेकिन वो बंगाली है। अरे बंगाली है तो क्या हो गया, इंसान तो है। और जब तूने उससे प्यार किया था तब तो तूने ये नहीं सोचा कि वो बंगाली है, और अब शादी के टाइम पे तू इतना सोच रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा अगर आपको बताऊंगा तो आप बोलोगी बंगाली है, काला जादू जानती होगी, इसलिए डर के मारे बता नहीं रहा था कुछ। अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर विकास तो बहुत ही खुश होता है, और आखिर वो होता भी क्यों ना हो। लोगों की माँ को लव मैरिज से काफी परेशानियाँ होती है, लेकिन शांति तो बड़ी आसानी से ही मान गई थी। अब क्या था, विकास अगले ही दिन आरवी को अपनी माँ से मिलवाता है। उसको देखते ही शांति इस शादी के लिए मान जाती है, और जब ये बात आरवी की दोस्त नेहा को पता चलती है तो वो आरवी को भड़काते हुए कहती है, अरे आरवी, मुझे लगता है कि इसकी माँ कैसे मान गई इतनी जल्दी शादी के लिए। अरे मेरा मतलब ये है कि किसी की माँ कैसे मान सकती है अपने बेटे की मनपसंद शादी करवाने के लिए, और इतनी जल्दी कोई माँ कैसे ही मान सकती है। अरे तो अच्छी बात है ना, माँ जी शादी के लिए मान गई। हमने तो वैसे भी सोचा था कि अगर माँ नहीं मानेगी तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। हाँ तो सही कह रही है, ये तो अच्छी बात है कि उसकी माँ शादी के लिए मान गई, लेकिन मुझे ना अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ सही नहीं लग रहा है। इतना बोलकर नेहा तो चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आरवी और विकास की शादी हो जाती है। आरवी शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। शांति भी अपनी बहू की हेल्प करवा देती है। दोनों सास बहू में दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आरवी की दोस्त नेहा आरवी के घर आती है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर हैरान हो जाती है। आरवी के साथ अकेले में जब उसे मौका मिलता है तो एक बार फिर से उसे भड़काने की कोशिश करती है, और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है। उसके जाते ही आरवी की बात करने का लहजा एकदम से बदल जाता है। और ऐसे ही एक दिन आरवी अपनी सास के साथ बैठी चाय पी रही थी। तभी आरवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बहू, पूछना, क्या बात है? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ना तो पापा के बारे में आपको कभी बात करते सुना और ना ही उनकी कभी फोटो देखी। बहू, आज इतने समय बाद तूने मुझसे ये सवाल क्यों किया? पता नहीं, पर मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने पूछ लिया कि आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, खास करके इस घर के राज। आरवी अपनी सास से सवाल कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर विकास आता है और अपनी बीवी को जवाब देते हुए कहता है, यार आरवी, क्या कर रही हो तुम? माँ से ऐसे बात कर रही हो तुम?
अरे वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है तो छोड़ो ना, बात को खत्म करो। क्या जरूरत है ऐसे बेतुके से सवाल पूछने की। अच्छा तो ठीक है, अगर माँ जी मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती तो तुम ही दे दो। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पिताजी है कहाँ। नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं है तो पर गए कहाँ? मर गए हैं, समझी। अब बात को खत्म करो और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इतना बोलकर विकास अपनी माँ को अपने साथ कमरे में ले जाता है। अब तक आरवी को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था, क्योंकि विकास काफी गुस्से में था, इसलिए बस वो दोबारा ये सवाल नहीं करती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आरवी का बर्ताव और भी ज्यादा बदतर हो जाता है और ऐसे एक दिन अपनी सास को वो उल्टा जवाब भी देती है। हालांकि सास उसका जवाब नहीं देती और कमरे में जाकर रोने लगती है। सास को रोता देख आरवी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उल्टा नहीं कहना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ। इस घर की बहू हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पापा कहाँ हैं। बहू, तुझे जानना है ना कि विकास के पापा कहाँ हैं? तो सुन मेरी बात। आज से 28 साल पहले विकास मेरे पेट में था, तब इसके पापा ने मुझे छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी और उन्हें एक अमीर लड़की मिली। पैसों के लालच में आकर उन्होंने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली। मेरा दुल्हन बनने का सपना सपना ही रह गया। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इस बच्चे को गिराने को कहा और उन्होंने मुझे ये बोला कि तू दूसरी शादी कर ले, पर क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी, विकास मेरी पहली औलाद थी, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का भी घर छोड़ दिया और अकेले निकल पड़ी अपने बच्चे के लिए जीने, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। पहले मुझे दिक्कत हुई, पर फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ मैनेज किया। कुछ ही महीनों में विकास ने जन्म लिया। उसके बाद भी मुझे कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी थी। समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ मैंने अपना ये घर खरीद लिया, जिसके बाद मैंने सब संभाल लिया। मैंने आज तक शादी नहीं करी और अकेले ही विकास को पाला। इसका मतलब आप मेरी बिन बिहाई सास हो? हाँ, यही सच है। मैं अपनी तरह किसी को बनने नहीं देना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, इसलिए मैंने विकास की शादी कहीं और नहीं करी। जिस तरह मेरा प्यार मुझसे छीना गया, ठीक उसी तरह मैं अपने बेटे का प्यार नहीं छीन सकती थी। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मैंने आपके पास्ट के बारे में पूछकर आपके जख्म को ताज़ा कर दिया है, पर मैं माँ जी वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। अपनी सास की बात सुनकर आरवी की आंखें नम हो जाती है। इसके बाद वो सास से माफी मांगती है। शांति आरवी को माफ कर देती है और एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं।